ओके पीपल, इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, मैथ्स में अगर दो क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, इफ वी हैव टू क्वांटिटीज विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी ए एंड क्वांटिटी बी, ठीक है, अगर ए का इंक्रीज होता है तो बी इंक्रीज होता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। अगर भाई साहब ए के इंक्रीज होने से बी डिक्रीज होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, तुमको बहुत भूख लगी है, तुमने बहुत खाना खाया, तो खाना खाना और भूख, ठीक है, आपने जितना ज़्यादा खाना खाया उतनी ज़्यादा आपकी भूख मिट जाएगी, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, सो दिस विल बेसिकली रिड्यूस। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन का मामला समझ में आ रहा है। अगर आपका डायरेक्ट वेरिएशन है, सो इफ ए इंक्रीजेस देन बी ऑल्सो इंक्रीजेस, सीधे साधे शब्दों में हम बोलेंगे ए बाई बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, हम इसको लिखते कैसे हैं, A इज इक्वल टू बी इंटू के, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, और अगर A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है, मतलब अगर भाई साहब आपका A बढ़ा तो B डिक्रीज हो जाएगा, या B बढ़ा तो A डिक्रीज हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, A इज इक्वल टू K बाई B और A B इज इक्वल टू K, ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन में, ठीक है, आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब डायरेक्ट वेरिएशन और यहाँ पे हो गया आपका इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, दिस इज इनडायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्वांटिटीज में क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है, इनवर्स में क्या होगी, इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं या इसको हम इनवर्स बोलते हैं, ठीक है, इसमें भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है, ठीक है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ऐसा भी लिख सकते हैं, या B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। दूसरा क्या है भाई साहब, दूसरा क्या है, मतलब यहाँ पे अगर A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, अगर A कम होगा तो B भी कम होगा, यहाँ पे A बढ़ेगा तो B कम होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर A कम होगा तो B बढ़ेगा, ऐसा होगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजन कांस्टेंट होगा, ठीक है, वेरिएबल्स में डिवीजन कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब A बाई बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी डिवीजन कांस्टेंट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विल बेसिकली बी अ कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन आपका कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब A और B जो तो कांस्टेंट हो जाएंगे, विल बी इक्वल टू K विच इज अ कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए भाई साहब इसको स्टार्ट करते हैं अपन। सो हाउ मच फॉर 1 kg, ठीक है, आप जितना ज़्यादा सब्जी वाले से सब्जी लेंगे भाई साहब उतना ज़्यादा प्राइस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी, आपकी जो क्वांटिटी ऑफ परचेस है वो किस पे डिपेंड करेगी, प्राइस, जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा, है ना। अगर आपने 1 किलो कोई सब्जी लिया तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा, 2 किलो लिया तो ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, 5 किलो लिया तो ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस विल इंक्रीज, ठीक है। सो जैसे अगर आप देखोगे वेट 1 kg अगर है, ठीक है, तो प्राइस 10 रुपीज़ पर kg है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलो, अमाउंट कितना हो जाएगा 10। अगर आपका वेट हो गया भाई साहब, सो हाउ मच फॉर 3 kg, 3 kg है तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है, तो आप देख लो बढ़ता जा रहा है, तो रेशियो क्या है यहाँ पे 1:10, यहाँ पे रेशियो क्या है बोलो 3/30, तो अगेन 1:10 ही हो गया ना भाई। देखो यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट है, 1/10 हुआ, यहाँ का रेशियो बताओ क्या होगा, 3/10 दैट विल बी 3/30 दैट विल बी 1/10, तो यहाँ पे भी रेशियो आपका क्या हो गया 1/10। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हियर ऑल्सो द रेशियो विल बी 1/10, क्लियर है, ओके। जैसे आप देखोगे यहाँ पे गाड़ी चल रही है, ठीक है, द व्हीकल इज बेसिकली मूविंग एट 60 किलोमीटर्स, ठीक है, डिस्टेंस, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है 60 किलोमीटर्स, 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा 120, ठीक है, तो 2 आवर्स में 120 किलोमीटर, 3 आवर्स में कितना हो जाएगा 180 होगा ना, 16 × 3 180, ठीक है, 16 × 160, 16 × 2 120, 16 × 3 180, ठीक है। आप अगर देखोगे यहाँ पे रेशियो क्या है 1/60, यहाँ पे रेशियो क्या होगा 2/120 विच इज 1/60 ओनली, यहाँ पे रेशियो क्या होगा 3/180 विच इज 1/60 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है, वहाँ पे तो आप
दिस इज द केस इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, मतलब टाइम अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इफ द टाइम इज इंक्रीजिंग देन ऑब्वियसली द डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा भाई साहब डायरेक्ट वेरिएशन. सो डिस्टेंस अपॉन टाइम 60/1, चाहे 1/60 कर लो चाहे 60/1 कर लो, ठीक है, दैट इज 60. ये कितना हो गया, देखो 60. ये कितना हो गया 180/3, दैट इज ऑल्सो 60, ठीक है. सो इन डायरेक्ट वेरिएशन रेशियो ऑफ क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट. तो रेशियो जो रहेगा, चाहे इसको अपॉन इसको करो चाहे इसको अपॉन इसको करो, दिस इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट. तो 60/1 इज 60, 120/2 इज 60 एंड ऑब्वियसली 180/3 इज ऑल्सो 60, ठीक है. ये हो गया आपका केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, डायरेक्ट वेरिएशंस एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो वेट हो गया, जैसे समझ लो आपका 1 kg 3 kg, वी मे से दैट दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. तो अमाउंट समझ लो कितना है भाई साहब, इफ द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट देन इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. मतलब डिवीजन कांस्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है. अगर रेशियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ लो डिवीजन. अगर डिवीजन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो इसका मतलब आपका केस है डायरेक्ट वेरिएशन का, ठीक है, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है. सो लेट्स से यहाँ पे कितना हो गया 1 10, 3 का कितना होगा भाई साहब 30, वेट एंड अमाउंट. क्लियर है, ओके. इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस, मतलब आपने देखो यहाँ पे परचेस किया था 1 किलो, आपको परचेस प्राइस पड़ा 10 रुपये. आपने परचेस किया 3 किलो तो आपको परचेस प्राइस पड़ा कितना, 30 रुपये, ठीक है. सो एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वाला वेरिएबल भी इंक्रीज होगा. यहाँ पे पहला वाला वेरिएबल किसका है, ऑब्वियसली वेट का है, और दूसरा वेरिएबल किसका है भाई साहब, प्राइस का है. सो इफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग डेफिनेटली द अदर वेरिएबल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है. दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशंस एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो हम यहाँ पे कैसे बोलते हैं, समझ लो दो क्वांटिटीज हैं y और x. सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y वेरीज डायरेक्टली एज x. तो y की प्रोपोर्शनलिटी x के साथ डायरेक्ट है, ठीक है. सो अगर हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, देखो ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन होती है, ठीक है. y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसे लिखते हैं हम, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन होती है. जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं हम उसको कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं. तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू k इंटू एक्स, y इज इक्वल टू k इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, ठीक है. तो y बाई एक्स इज इक्वल टू k. वेन एवर वी हैव k, our first job is to remove the k in direct variation. The ratio is basically a constant. तो यहाँ पे रेशियो आपका कांस्टेंट हो जाएगा. Let us see how to calculate increase or decrease in percentage. Let us take an example. For example, the price of the scooter was 34,000 last year. If it has increased by 20% this year, what is its price now? तो अब इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 20% इंक्रीज हुआ है. मतलब पहले तुम क्या करोगे भाई साहब, 34,000 को 20/100 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना. ये कट्टम हो गया भाई साहब. 34 टूजा कितना होता है 68, ये एक जीरो और ये एक जीरो. तो अभी आपका इस स्कूटर का प्राइस कितना हो जाएगा, पहले के मुताबिक 34,000 था प्लस उसमें 6800 कर दो, तो ये हो गया 008, 6 + 4 10, ये हो गया 40,800. दिस विल बी द करंट प्राइस ऑफ द स्कूटर. क्लियर है. So what is its price now? So the original price of the scooter is how much, 34,000. Percentage increase is 20%. एक मिनट, just one minute. हेलो, ठीक है. सो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस, तो प्राइस प्लस इंक्रीज, तो 20% इंक्रीज हो गया भाई साहब, ठीक है. द अमाउंट इज कैलकुलेटेड एज 20% ऑफ ओरिजिनल प्राइस. सो 20% ऑफ 34,000, 20/100 इंटू 3400, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6800. तो नया प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 34,000 प्लस इंक्रीज, दैट इज 6800, सो 40,800, ठीक है. ओके, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू, ठीक है, अप टू भाई साहब यहाँ पे देखो, अगर 4 घंटे आपने रेलवे स्टेशन पे गाड़ी रखी, जो स्कूटर या रिक्शा स्टैंड है वहाँ पे, तो आपको कितना पड़ेगा 60 रुपीज़. अगर आपने 8 घंटे रखा तो कितना हो रहा है भाई साहब 100 रुपीज़. अगर आपने उसको 12 घंटे रखा तो कितना हो रहा है 140 रुपीज़. इफ़ यू हैव केप्ट योर व्हीकल फॉर 24 आवर्स देन इट इज़ 180. चेक इफ द पार्किंग आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. ठीक है, मुझे बोलो 60/4 कितना हो जाएगा, 60/4 कितना हो गया 15. 100/8 कितना हो जाएगा, 100/8 15 हो रहा है क्या, नहीं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 कुछ आएगा. 140/12, 12 1 जा 12,
यहाँ पे भी नहीं आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। विच आर द टू क्वांटिटीज? ऑब्वियसली टाइम एंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर पेइंग, ठीक है। So if the parking time increases then the parking charges will also increase, therefore this is a case of direct variation। अभी हम देखोगे parking time, parking charges, 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, 60, 100, 140, 180, ठीक है। तो अभी देखो पार्किंग चार्जेस पर पार्किंग टाइम, अभी अगर हम रेशियो में रिड्यूस करते हैं तो ये हो गया 60/4 दैट इज हाउ मच 15, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब हो गया 100/8 दैट इज हाउ मच 25/2, ठीक है। 140/12 दैट इज हाउ मच 35/3, 180/24 दैट इज 25/2, ठीक है। सो इसका मतलब क्या मिल रहा है आपको, देखो आर यू गेटिंग, सिंस 15/1 इज नॉट इक्वल टू 25/2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 35/3 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 25/2, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। जब रेशियोज आपके बराबर होंगे तो ही आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, अदरवाइज नॉट। क्लियर, समझ में आ रहा है ये? ओके। A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base in the following table. Find the parts of the base needed to be added. Parts of pigment, parts of base, ठीक है। Let the red pigment be represented by x1, x2, x3 and the parts of base be denoted by y1, y2, y3, ठीक है। तो एक पार्ट रेड पिगमेंट का और 8 पार्ट बेस का, ठीक है। तो अगर 4 पार्ट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, हाउ मच विल दिस बी? अरे 1/8 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 4/8 जा कितना हो जाएगा 32। अगर भाई साहब 4 पार्ट इसका है तो 7/4 जा, ये आपका 4/8 जा 1 पार्ट ऑफ दिस एंड 8 पार्ट, तो ये हो जाएगा 56, 12/8 जा 96, 28 जा 160, सिंपल, ठीक है। सो एज द इन केस ऑफ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन केस ऑफ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, वी विल टेक द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज। रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज मतलब बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, 8:1, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब 1 और ये हो गया 8, सो दिस विल बी 1/8। नाउ x2/x3, तो यहाँ पे है 4, ठीक है। तो ये कितना होगा, ठीक है। सो 4/y2 इज इक्वल टू, तो आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी 32। इसी तरह से 1/x3/y3 इज इक्वल टू, वही सेम रेशियो रहेगा भाई साहब, ठीक है, 1/8। सो 7/y3 इज इक्वल टू 1/8, तो y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y3 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 8, तो y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56, ठीक है। यहाँ पे कितना है x4/y4, x4/y4 मतलब 1/8, तो y4 की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 8 दैट इज 96, ठीक है। x4/y4 दैट्स हाउ मच, तो ये हो जाएगा आपका 1/8, सो दिस विल बी 20 इंटू 8 दैट इज 160। क्लियर भाई साहब, ठीक है। Thus the required part of these bases are 8, 32, 56, 96 and 160। क्लियर। In question 2 above, if the part of the red pigment requires 75 milliliter, चलिए इसको क्वेश्चन 2 में जाना पड़ेगा वापस। अरे यार, a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram, ठीक है। तो भाई साहब बैक्टीरिया क्या हो रहा है, बैक्टीरिया बढ़ रहा है। What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be its enlarged length? तो जब हम एक बैक्टीरिया को देख रहे हैं, ठीक है, when we are looking at a bacteria, ठीक है, the photograph of a bacteria enlarged 50,000 times, जब हम माइक्रोस्कोप से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो वो इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। तो उसका साइज, ठीक है, अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो उसका साइज कितना बड़ा हुआ है 50,000 टाइम्स, और माइक्रोस्कोप से हमको कितना लेंथ मिल रहा है 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? तो एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से एक्चुअल लेंथ, लेट एक्चुअल लेंथ कितना है भाई साहब x, ठीक है। तो x का कितना गुना करेंगे 50,000 टाइम्स, है ना, दिस विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/50,000, ठीक है, सेंटीमीटर, मतलब 1/10,000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं 0.0001,
ये हो जाएगा एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो, x इंटू 20,000 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/20,000। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ये हो गया आपका 4,000। ठीक है, सो 1/4000। अभी 1/4000 है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं 25 से अगर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे तो कितना हो जाएगा बोलो, 25 इधर हो गया, 25 4 ज़ा 100 हो गया, और ये 3 0 1 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.12345 1234525। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। सो लेंथ और एनलार्ज लेंथ, तो आपका 5 है अगर लेंथ, तो एनलार्ज लेंथ कितना है भाई साहब, 50,000 टाइम्स, तो x, ठीक है 20,000, आपको ये कैलकुलेट करना है, तो दिस विल बी हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, 50,000 इंटू एक्स, तो आपका हो गया भाई साहब कितना, दिस विल बी 2। ठीक है, in a model of a ship the mast is 9 centimeter high while the mast of actual ship is 12 centimeter high. If the length of the ship is 28 centimeter, how long is the model ship? मॉडल मतलब समझते हैं आप, जैसे किसी रियल स्टेट की दुकान पे जाते हैं तो जो बिल्डिंग बनने वाली है या तो उसका एक छोटा सा मॉडल रखते हैं, देखो ठीक है, उसको हम बोलते हैं मॉडल। ठीक है, तो इन मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, उसका जो मास्ट है, ठीक है, दिस मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 सेंटीमीटर हाई। एक्चुअल शिप का कितना है, 12 सेंटीमीटर हाई। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल ऑफ द शिप। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द शिप, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। ठीक है, तो हम यहाँ पे मॉडल शिप का लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम मॉडल शिप का यार हेलो हेलो,
वर्ष येते मला मैंने रखा था ना कहीं पे सप्लीमेंट में मेरे ओके इफ इन द मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, बल रे यार सो यहाँ पे देखो दोनों क्वांटिटीज क्या क्या हैं, लेंथ ऑफ द शिप एंड द हाइट ऑफ द मास्ट, ठीक है, लेंथ ऑफ द शिप एंड द हाइट ऑफ द मास्ट। सो लेंथ ऑफ द शिप अगर 28 है, हाइट ऑफ द मास्ट कितना है 22 है, भाई जितना लेंथ होगा उतना ज़्यादा उसका मास्ट होगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हाइट ऑफ द मास्ट कितना दिया हुआ है 9, और
इसको हमने मान लिया x, ठीक है। तो डायरेक्ट वेरिएशन है, मतलब डिवीजन आपका कांस्टेंट होगा। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 20। सो यहाँ पे दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। सो ऑब्वियसली डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, आपका डिवीजन कांस्टेंट होता है। 28/x विल बी इक्वल टू 12/9। इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, 12 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 9 इंटू 28। 12 इंटू एक्स विल बी 28 इंटू 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 इंटू 9/12, ठीक है। सो दिस विल बी 7 3 is 21। Thus the required length of the model is equal to 21 centimeter. Clear? Suppose 2 kg of sugar contains 9 into 106 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar? आसान सा सवाल है। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे what are the two quantities that are varying? क्या क्या है भाई साहब, quantity of sugar and number of crystals, ठीक है। quantity of sugar and number of weight of the sugar and number of crystals, ठीक है। तो weight of the sugar यहाँ पे कितना होगा बोलो, number of bottles filled, ठीक है। बॉटल कहाँ से आ जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गया भाई साहब। चलिए यहाँ पे गलत लिख दिया, नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड नहीं होगा, क्वांटिटी ऑफ शुगर, तो यहाँ पे होगा क्वांटिटी ऑफ शुगर इन केजीज, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स नहीं होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। क्लियर है। सो ये हो गया 2 और ये हो गया 9 इंटू 10 raised to 6 5 और ये हो गया आपका कितना भाई साहब, दिस विल बी x। तो यहाँ पे therefore we'll take the ratio of these quantities, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 is equal to this, तो आपका 2 इंटू एक्स विल बी 5 इंटू 9 इंटू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, तो x की वैल्यू हो गई 45 इंटू 10 raised to 6, so this will be 22.5 into 10 raised to 6. Thus the required length of sugar crystal would be how much, 22 number of sugar crystal, required number of sugar crystal will be this much, ठीक है। अरे फिर से नंबर ऑफ बॉटल फिल, क्वांटिटी ऑफ शुगर, दिस इज क्वांटिटी ऑफ शुगर, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, ठीक है। 9 इंटू 10 raised to 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.2 और y 2/1.2 y, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1.2, y इज इक्वल टू दिस मच, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10.8, so that will be 5.4 into 10 raised to 6. There's a required length of the sugar crystal, इतना हो जाएगा, ठीक है। ओके, रश्मि has a road map with a scale 1 centimeter representing 8 किलोमीटर, ठीक, सॉरी 18 किलोमीटर, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 18 किलोमीटर। She drives on the road for 72 kilometers. What would be his or her distance covered in the map? तो इसने कितना डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। What are the two quantities? Actual distance in kilometer and distance covered in map, ठीक है। तो actual distance in kilometer कितना है 18, distance covered in map कितना है भाई साहब 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे कितना है 72, यहाँ पे लेट्स से इसको हमने मान लिया x, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा भाई साहब मैप में भी उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस दिखाएगा। अगर एक्चुअल में डिस्टेंस कवर्ड ज़्यादा है तो मैप में भी डिस्टेंस कवर्ड ज़्यादा होगा। सो दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। क्यों? क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इफ दिस इंक्रीजेज देन डेफिनेटली दिस विल ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस एंड द अदर क्वांटिटी ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीजेस देन इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 18/72 इज इक्वल टू 1/x, है ना भाई साहब, 18/1 ऐसा भी लिख सकते हैं 72/x, तो हमारा 18 to x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी बेसिकली हाउ मच 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4, ठीक है। 18/1 इज इक्वल टू 72/x, दैट इज 4। क्लियर? A 5 meter 60 centimeter high vertical pole casts a shadow, कितना है भाई साहब 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल है और इसका इतना शैडो आ रहा है। देखो ये वाला आपका 5 मीटर और ये 60 सेंटीमीटर और इसका शैडो यहाँ पे आ रहा है कितने का 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाई अनदर पोल, ठीक है। अगर एक पोल है जिसका लेंथ और ज़्यादा है दैट इज 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो उसका शैडो कितना होगा।
जितना लंबा आपका पोल होगा उतना ही लंबा उसका शैडो भी होगा. सो इफ द लेंथ ऑफ द पोल इंक्रीजेस देन द लेंथ ऑफ द शैडो विल ऑल्सो इंक्रीज. So this will be a case of direct variation. ठीक है, this will be a case of direct variation. If the length of the pole increases, the length of the shadow will also increase. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? This is what are the two quantities that are varying. ठीक है, actual distance and distance का क्या यार? ठीक है, height of the pole and the length of the shadow. 1 मीटर कितना है भाई साहब आपका? 100 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, तो अगर हमने 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लिया हुआ है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, दिस विल बी हाउ मच? 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, दैट विल बी हाउ मच? 560 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर है? 560 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द शैडो कितना हो जाएगा भाई साहब? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना होगा? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब 300 सेंटीमीटर इधर हो गया और 20 सेंटीमीटर इधर. सो दिस विल बी 320 सेंटीमीटर. ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? ठीक है, 10 और 50. तो 10 मीटर मतलब कितना हो जाएगा? 10 मीटर मतलब 10 इंटू 100 सेंटीमीटर है ना. 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट विल बी हाउ मच? 1000 सेंटीमीटर. और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, सो दैट विल बी हाउ मच? 1050 सेंटीमीटर. ठीक है, सो दिस विल बी 1050 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमने x सेंटीमीटर मान लिया आपने. ठीक है, तो अभी ये दोनों क्वांटिटीज हो गई और ये दोनों क्वांटिटीज हो गई. जितना ज़्यादा पोल का हाइट, तो पोल का हाइट और लेंथ ऑफ द शैडो, मतलब 560 बाई 320, दिस विल बी इक्वल टू 1050 अपॉन x. तो अगर हम इसको 560 इंटू एक्स कर रहे हैं, दिस विल बी 320 इंटू 1050. तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 320 इंटू 1050 बाई 560. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कितना? 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 8 4 जा 32 ही हो गया. तो 15 4 जा 60 और ये 0, 600 हो गया ये. ठीक है, दिस विल बी 600. क्लियर है? So 560 by 1040, so this will be 560 into x. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600. क्लियर? ओके. Thus the required length of the shadow is 600 centimeter, that is 6 meter. The height of the pole which casts a shadow of 5 meter long, यहाँ पे भाई साहब 560 है और ये 320 है. 5 मीटर लॉन्ग मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ शैडो दिया हुआ है. लेंथ ऑफ शैडो कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर. ठीक है, सो इफ आई टेक दिस एज 500, यहाँ पे y हो गया. ठीक है, सो 560 बाई y विल बी इक्वल टू 320 बाई 500. सो दिस विल बी 320 इंटू y. तो y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे दिस विल बी 125 इंटू 7, दैट्स 875. ठीक है, चलिए इसको जरा करने की कोशिश कीजिए फटाफट एवरीवन. देखो लोडेड ट्रक है, इट ट्रैवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स. ठीक है, इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया है, हाउ फार इट कैन ट्रैवल इन 5 आवर्स. ठीक है, तो देखो 25 मिनट्स को पहले तो तुमको आवर्स में कन्वर्ट करना है या 5 आवर्स को तुम्हें मिनट्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, अगर तुम टाइम बढ़ा दोगे तो डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा. ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन में है. अगर आपका टाइम बढ़ता है तो डिस्टेंस कवर्ड भी बढ़ेगा अगर आपका स्पीड सेम है तो. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे व्हाट आर द क्वांटिटीज विच आर इन डायरेक्ट वेरिएशन? डिस्टेंस एंड टाइम. ठीक है, सो अगर आप देखोगे लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स बी x किलोमीटर. 1 आवर होता है भाई साहब आपका 60 मिनट्स, तो 5 आवर्स कितना हो जाएगा? ये 5 आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, 300 मिनट्स. ठीक है, ओके. अभी हम भाई साहब टेबल बना लेते हैं डिस्टेंस और टाइम का. डिस्टेंस पहले केस में कितना है? 14 किलोमीटर है
और कितना टाइम लगा उसको कवर करने में, 25 मिनट्स, ठीक है। सो दिस विल बी 14 किलोमीटर एंड दिस विल बी 25 मिनट्स। दूसरे में क्या है भाई साहब, हमको आवर्स मालूम है या टाइम मालूम है लेकिन डिस्टेंस नहीं मालूम। ये कितना है, 5 आवर्स। 5 आवर्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 300 मिनट्स, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, 300 मिनट्स। हियर डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो मतलब क्या हो जाएगा, आप दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस ऐसा भी लिख सकते हैं। 14 अपॉन 25 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 300 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी 14 अपॉन 25 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 300। भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14 इंटू 300, ठीक है। 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14 इंटू 300। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 168 सेंटीमीटर। हेंस द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स इज 168 सेंटीमीटर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। स्पीड और टाइम टेकिंग, जैसे समझ लो अगर स्पीड आप बढ़ाते हैं तो किसी जर्नी को कंप्लीट करने का टाइम कम होगा या ज़्यादा, कम हो जाएगा। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे कि भाई साहब एक क्वांटिटी की अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है। अभी आप उल्टा चलेंगे, एक क्वांटिटी को अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। फॉर एग्जांपल स्पीड और टाइम देख लो, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप एक पर्टिकुलर स्पीड से कवर कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन यू आर एट अ पर्टिकुलर स्पीड इट टेक्स 4 आवर्स। when you increase the speed will it take same 4 hours or lesser? it will take lesser amount of time, ठीक है, it will take lesser time। तो हमारा यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर का कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स। भाई साहब हमने स्पीड को डबल कर दिया तो टाइम हमारा आधा हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप की प्रोपोर्शनैलिटी को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, वेरिन व्हेन यू इंक्रीज वन क्वांटिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस, ठीक है, द अदर क्वांटिटी बेसिकली डिक्रीजेस। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होगा। देखो 40 इंटू 4 करोगे तो 160 आएगा, 80 इंटू 2 करोगे तो 160 आएगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ओके। स्पीड एंड टाइम आर, मतलब स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। ये हो गई आपकी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस then the other variable decreases, ठीक है। if one variable increases then the other will, we may say that this is a case of inverse variation, this will be a case of inverse variation। Mr. Sawant, if the product of the two quantities remain constant this is a case of inverse variation। so inverse variation या inverse proportion हम किसको बोलते हैं, when x is inversely proportional to y, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा, x और y इज इक्वल टू k, वेयर k इज अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, x इंटू वाई इज इक्वल टू k। वेर एवर वी हैव k आवर फर्स्ट जॉब इज टू रिमूव द k, दैट इज कॉन्स्टेंट। उस कॉन्स्टेंट को हमको रिमूव करना पड़ेगा। इन इनवर्स वेरिएशन द प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट, तो आपका इनवर्स वेरिएशन में आपका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होगा, डायरेक्ट वेरिएशन में आपका डिवीजन कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन में x बाई वाई ये कांस्टेंट होगा और इनवर्स वेरिएशन में एक्स वाई इज इक्वल टू के ये कांस्टेंट होगा। क्लियर है, समझना है आपको कहाँ पे आपको डायरेक्ट वेरिएशन लगाना है, जहाँ पे अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, ठीक है। एंड इफ दिस इज डिक्रीजिंग देन दिस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। अगर इस तरीके का रिलेशनशिप है तो हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन, और यहाँ पे आपका डिवीजन कांस्टेंट होगा, दोनों वेरिएबल्स का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर एक चीज बढ़ रही है और दूसरी घट रही है तो दिस विल बी अ केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन विल बी अ कांस्टेंट, योर मल्टीप्लीकेशन विल बिकम अ कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। समझ लो एक कोई पर्टिकुलर जॉब है, ठीक है, लेट्स से एक रोड बनाना है, ठीक है, एक 50 मीटर का रोड बनाना है, तो हम 10 एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे 10 लेबरर को लगा रहे हैं, तो अगर 10 लेबरर्स को हम लगा रहे हैं 2 दिन लग रहा है। अगर हमने 20 लेबरर्स को लगाया तो 1 दिन में हो जाएगा, है ना। तो आपने क्या किया, लेबरर्स को बढ़ाया तो टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब इज डिक्रीजिंग। सो इज इट अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी केस और एन इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी? इट विल बी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। इनवर्स को हम इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, इनवर्स को हम इनडायरेक्ट भी बोलेंगे, वी विल ऑल्सो कॉल दिस एज इनडायरेक्ट। सो द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब, आर दे इनवर्सली रिलेटेड? यस दे आर। इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब विल डिक्रीज, ठीक है, क्लियर है।
if the number of workers are increased and the time taken to complete the job would decrease. Clear है भाई साहब? Okay. Hence it is not a case of inverse variation. ये भाई साहब आपका it is a case of inverse variation. ठीक है, this is a case of inverse variation. The time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed. स्पीड को आप नहीं बढ़ा रहे हैं. टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल, स्पीड आप नहीं बढ़ा रहे हैं, स्पीड को कांस्टेंट रखा हुआ है आपने. डायरेक्ट होगा भाई साहब, जितना टाइम उतना ज़्यादा जर्नी, जितना टाइम उतना ज़्यादा जर्नी, है ना. सो दिस विल बी अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेज मोर टाइम वुड बी रिक्वायर्ड. सो ऑब्वियसली हेंस इट इज नॉट अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, ओके. एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड. इतने से ज़मीन पे हमने क्रॉप की हार्वेस्टिंग की, इससे ज़्यादा ज़मीन पे क्रॉप की हार्वेस्टिंग की, तो इज इट अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट. एक को बढ़ाएंगे तो भाई साहब एरिया ऑफ लैंड को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज. सो दिस विल बी अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, सो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिकॉज मोर एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड विल यील्ड मोर क्रॉप्स. क्लियरम भाई साहब? ओके, बहुत बढ़िया. द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. एक फिक्स जर्नी है मतलब डिस्टेंस आपका सेम है. अभी आप भाई साहब टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है किसी व्हीकल को, फिक्स चाहिए. ठीक है, ओके. अभी अगर ये समझ लो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है, तो आपका 2 घंटे में कवर हो रहा है लेट्स से. अगर मैंने स्पीड 80 किलोमीटर बढ़ा कर दिया तो ये 1 घंटे में हो जाएगा. मतलब अगर आप स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो टाइम टेकन इज लेस. सो वुड दिस बी अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन पीपल? इट विल बी अ केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, इनवर्स वेरिएशन. ठीक है, टाइम एंड स्पीड आर इनवर्स प्रोपोर्शन बिकॉज इफ टाइम इज लेस देन स्पीड इज मोर. द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. ठीक है, इंडिया में जैसे बहुत ही कम एरिया ऑफ लैंड है, 332 स्क्वायर, ठीक है, मीटर से. ओके, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो एक इंसान के लिए जितना लैंड अवेलेबल है वो बढ़ेगा या कम होता जाएगा? कम होता जाएगा. ठीक है, सो इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज देन द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन विल डेफिनेटली डिक्रीज. ठीक है, विल डेफिनेटली डिक्रीज. ओके, फॉर मोर पॉपुलेशन लेस एरिया पर पर्सन विल बी रिक्वायर्ड. ओके, हेंस इट इज नॉट अ केस ऑफ, हेंस इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. ठीक है. In a television game, the prize money was 1 lakh that is to be divided equally among the winners. ठीक है, complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. पैसा जो डिवाइड होगा वो सेम रहेगा. ठीक है, अगर ज़्यादा लोग विनिंग करेंगे तो कम पैसा मिलेगा, अगर कम लोग विनर्स होंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा. तो किस टाइप का प्रोपोर्शनलिटी हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी हो गई. ठीक है, ओके. सो नंबर ऑफ विनर्स अगर 1 है, अगर एक ही इंसान जीता है उस टेलीविजन शो में तो उसको पूरे 1 लाख मिल जाएंगे. अगर 2 जीत रहे हैं तो 50,000 मिलेगा. ठीक है, अगर भाई साहब 4 जीत रहे हैं तो सबको 25,000 मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इफ more the number of winners, lesser would be the prize money that would be distributed. So this is a case of inverse variation. ठीक है, अगर 4 हो गया तो आपका कितना हो जाएगा बोलो? y1 कितना होगा? This one will be x1. तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है. देखो 1 into 1 lakh will be equal to 2 into 50,000 will be equal to 4 into whatever. ठीक है, 4 into y1, 4 into y1 will be equal to 1 into 1 lakh. ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब. तो आपकी y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 को इधर लेंगे तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 4, सो दैट विल बी हाउ मच? 25,000. ठीक है, 25,000 हो जाएगा. इसी तरह से भाई साहब आप 5 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पे आपका डायरेक्ट वेरिएशन है. डायरेक्ट वेरिएशन में मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, तो x1 इंटू y1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है ना भाई. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो इसका कितना वैल्यू है? 1 इंटू 1 लाख, है ना. 1 इंटू 1 लाख विल बी इक्वल टू 5 इंटू y1. इससे आप y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं. y1 विल बी इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, अपॉन 5. तो ये हो गया 5 20 100 और ये हो गया, ठीक है, 20,000. y1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? आपकी 20,000.
अभी आपका भाई साहब देखो यहाँ पे 8, इसी तरह से हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में क्या आ जाएगा 1 2, तो 8 इंटू y1 विल बी इक्वल टू दिस मच, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 1 लाख अपॉन 8, दैट इज़ 12500। ठीक है, अगर 10 विनर्स हैं तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो सबको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, सो इफ़ यू सी आपका कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, अगर भाई साहब 20 विनर्स हैं तो कितना मिल जाएगा, उसका भी आधा हो जाएगा। ठीक है, x1 टू y1, सो 20 इंटू, तो दिस विल बी 5,000। ठीक है, सो मोर द नंबर ऑफ विनर्स लेसर विल बी द प्राइस दैट दे वुड बी गेटिंग। ठीक है, दिया देख मैंने यहाँ पे चाइल्ड। Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. ठीक है, तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे कैसे बना रहा है, एक व्हील बना रहा है वो, और व्हील में ऐसे स्पोक्स लगा रहा है। भाई साहब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो आपको मालूम है टोटल एंगल इन अ सर्कल कितना होता है 360। इधर ध्यान दीजिए मैडम। ठीक है, टोटल एंगल इन अ सर्कल इज हाउ मच 360 डिग्रीज। ठीक है, ओके, अगर भाई साहब 4 एंगल्स का डिवीजन होगा, अगर 4, तो यहाँ पे देखो अगर 4 एंगल्स 1 2 3 1 2 3 4, अगर 4 एंगल्स होंगे तो हर एक का कितना वैल्यू होगा 360/4, दैट इज 90। ठीक है, अगर 6 एंगल्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक का कितना वैल्यू हो जाएगा 360/6, दैट इज 60। ठीक है, अगर 8 एंगल्स होंगे तो 360/8, दैट इज 8 4 जा 32, और यहाँ पे कितना बचा भाई साहब 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 45। अगर 360 10 एंगल्स के बीच में डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, हर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। अगर 12 एंगल्स होंगे, ठीक है, तो हर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, है ना। सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्पोक्स, the angle value will decrease. ठीक है, the angle value in each case will decrease. So this is also a case of indirect variation. ठीक है, in a box sweets is divided amongst 24 children. They will get 5 sweets each. How many would each get if the number of children is reduced by 4? ठीक है, if a box of sweets is divided by, तो आपका भाई साहब यहाँ पे टोटल स्वीट्स कितने होंगे 24 बच्चों में से सबको 5 स्वीट्स मिल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने हो जाएंगे। ठीक है, 24 चिल्ड्रेन है एंड बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 20 सो दैट दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, तो कितना होगा, अरे भाई साहब 24 इंटू 5 हो जाएगा, दैट इज हाउ मच 120। ठीक है, ओके, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अगर आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन अभी कितने हो गए भाई साहब 4 से रिड्यूस हो गए इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो 24 चिल्ड्रन है, अभी 20 चिल्ड्रन हो गए। ठीक है, तो कितने स्वीट्स सबको मिलेंगे, देखो यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो 20 इंटू 5 विल बी इक्वल टू x1 इंटू y1, है ना भाई। जब बच्चे कम हो जाएंगे तो उनको ज़्यादा स्वीट्स मिलेंगे, जब बच्चे बढ़ जाएंगे तो उनको कम स्वीट्स मिलेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन और स्वीट्स, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो इसमें किस टाइप की रिलेशनशिप है भाई साहब, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, दिस इज बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप। तो चिल्ड्रन और स्वीट्स में इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, द नंबर ऑफ स्वीट्स दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड विल गो डाउन। इफ यू डिक्रीज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, देन द नंबर ऑफ स्वीट्स that is distributed will go up. So this will be a inverse quantity. ठीक है, चिल्ड्रन और डिस्टेंस है, चिल्ड्रन और स्वीट्स। ठीक है, चिल्ड्रन और स्वीट्स, तो यहाँ पे भाई साहब 24 चिल्ड्रन है एंड 5 स्वीट्स है। अभी आपका भाई साहब यहाँ पे रिड्यूस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बाई कितना 4, तो 24 माइनस 4 विल बी हाउ मच 20। तो यहाँ पे कितना स्वीट्स उनको मिलेगा। सो दिस इज अ केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मतलब इन दोनों वेरिएबल्स में 24 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 20 इंटू n। तो n हो गया आपका 24 इंटू 5 बाई 20।
5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 6 ज़ा, n की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 6, ठीक है, n की वैल्यू हो गई 6, तो 20 इंटू n इज इक्वल 24 इंटू 5, n की वैल्यू हो गई 6। ईच स्टूडेंट विल गेट 6 स्वीट्स, ठीक है। अ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन कैटल फॉर 6 days, हाउ वुड द फूड लास्ट वेयर 10 more एनिमल्स इन हिज कैटल, ठीक है। तो आपके पास भाई साहब कितना फूड है, एनिमल्स और डेज। अगर आप एनिमल्स को बढ़ा देंगे तो जो फूड है या खुराक है वो कम दिन चलेगा, अगर एनिमल्स को कम कर देंगे तो जो फूड है वो ज़्यादा दिन चलेगा। तो इसका मतलब किस टाइप की वेरिएशन हो गई यहाँ पे, इनवर्स। और इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एनिमल्स और डेज, इफ देयर आर 20 एनिमल्स इट लास्ट फॉर 6 days, इफ देयर आर रिड्यूस द नंबर ऑफ एनिमल्स, चिल्ड्रन कहाँ से आ गए भाई साहब, रिड्यूस द नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 20 प्लस 10, तो आपने यहाँ पे इंक्रीज किया हुआ है एनिमल्स को 30 में, तो डेज कितना हो जाएगा। तो डेज को अगर हम भाई साहब मान लेते हैं x, यहाँ पे किस टाइप की प्रोपोर्शनैलिटी है बोलो, मल्टीप्लिकेशन, तो 30 इंटू एक्स, 30 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 20 इंटू 6, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इंटू 6 बाई 30, सो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, ये हो गया आपका 4। तो जैसे ही आपने भाई साहब 20 से 30 कर दिया, ये 6 से कितने पे आ गया, 4 पे आ गया, ठीक है, 6 से आपके 4 पे आ गया। सो 30 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 20 इंटू 6, तो x की वैल्यू हो गई, therefore the food now will last for 4 days. A contractor estimates that 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? 3 लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो काम 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है। अगर 4 लोग हो गए तो कम दिन लगेगा, जितने लोग बढ़ेंगे उतने ही कम टाइम पे वो जॉब कंप्लीट होगा। सो अगेन दिस विल बी एन इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। सो इफ वी लुक एट इट, किन चीज़ों में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, यहाँ पे पर्सन एंड डेज, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व एंड नंबर ऑफ डेज इट टेक्स, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी पर्सन एंड डेज, पर्सन एंड डेज, तो आपका 3 पर्सन्स हैं, तो नंबर ऑफ डेज कितना हो रहेगा भाई साहब 4 days, ठीक है। अगर आपका नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, 4 हो गए तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे x, तो यहाँ पे 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, आप देखो इसको ऐसे कर लो, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 4 बाई 4, तो आपके 3 days में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 4, मल्टीप्लीकेशन आपका कांस्टेंट है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 4 बाई 4, दैट इज 3 days, ठीक है। A batch of bottles was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled, ठीक है। एक बैच है बॉटल्स का, इट इज बीइंग पैक्ड इन 25 बॉक्सेस, ठीक है, विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, ठीक है। तो 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल्स, अगर आपने भाई साहब 20 बॉटल्स इन बीच बॉक्स कर दिया, मतलब आपको अभी ज़्यादा बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, यू विल नीड मोर बॉक्सेस, ठीक है। सो अगर हम बॉटल्स को कम कर देंगे बॉक्सेस बढ़ेंगे, अगर बॉटल्स को ज़्यादा करेंगे तो बॉक्सेस कम हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। पर्सन और डेज कहाँ भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली बिटवीन बॉटल्स एंड बॉक्सेस, बहुत बातें हो रही हैं, ठीक है, बॉटल्स एंड बॉक्सेस। सो नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्सेस 12, और यहाँ पे हो गया आपके 25 बॉक्सेस। इफ द नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्सेस इज 20, हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉक्सेस वुड यू नीड, लेट्स से इट इज x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू एक्स, 20 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 12 इंटू 25, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 12 इंटू 25 बाई 20, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 24, 3 ज़ा 12, तो ये हो गया आपका 15, x इज इक्वल टू 15, क्लियर है। सो x की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई 15। अब फैक्ट्री, चलिए जरा इसको कीजिए फटाफट, तब से हम सभी सवाल किए जा रहे हैं, सब बैठे हुए हैं यहाँ पे।
हो गया डन। ओके, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल। जूते बना रही है, गारमेंट्स बना रही है, कुछ तो बना रही है, ठीक है। उसके लिए कितने लग रहे हैं? 42 मशीन्स, एंड दिस वर्क इज गेटिंग कंप्लीटेड इन 63 डेज। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज, ठीक है। कितने मशीन्स लगेंगे? तो आपने देखो यहाँ पे अगर दिन कम कर दिया है तो मशीन्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। मशीन्स जितने बढ़ेंगे दिन कम होगा, मशीन्स जितने कम होंगे दिन बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। और इनडायरेक्ट वेरिएशन में कौन सा कांस्टेंट होता है? मल्टीप्लिकेशन आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो इन इनडायरेक्ट वेरिएशन द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉट, अरे यार ये कहाँ से आ गया, ठीक है। अरे ये कहाँ से आ गया? वैसे नंबर ऑफ बॉटल्स कहाँ से आ गया? मशीन्स, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली आर्टिकल्स हो गए, ये आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और ये हो गया भाई साहब मशीन्स, ठीक है, मशीन्स। तो मशीन्स आपके अगर 42 है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के नंबर ऑफ डेज, ठीक है। और मशीन्स कितने रिक्वायर हो रहे हैं? 42। तो नंबर ऑफ डेज अगर आपका 63 है तो मशीन्स कितना है भाई साहब? आपका 42 है। नंबर ऑफ डेज अगर 54 है तो मशीन्स लेट्स से अगर x हुआ तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब? x इंटू 54 इज इक्वल टू 42 इंटू 63। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42 इंटू 63 बाई 54। यहाँ पे हो गया आपका 7 नहीं 42, 221 ज़ा 227 ज़ा 7, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 9 7 ज़ा 63। तो ये हो जाएगा आपका 49, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली 54 डेज में अगर आपको वही प्रोडक्शन करके देना है देन यू विल रिक्वायर 49 मशीन्स इंस्टेड ऑफ 42, ठीक है। A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at a speed of 80 km? तो डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है? स्पीड और टाइम के बीच में। अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सो इट इज क्लियरली अ केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन होगा तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा? आपका मल्टीप्लिकेशन आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्पीड और टाइम के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, ठीक है। तो स्पीड एंड नंबर ऑफ आवर्स, तो स्पीड हो गया आपका 60, नंबर ऑफ आवर्स 2 है। यहाँ पे आपका स्पीड अगर 80 है तो नंबर ऑफ आवर्स कितना होगा? तो 60 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 80 इंटू एक्स, ठीक है। 80 इंटू एक्स करेंगे सो दिस विल बी 60 इंटू 2 के बराबर। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 इंटू 2 बाई 80। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 40। ये भाई साहब कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, दैट इज 3/2। 3/2 मतलब 1.5 आवर्स, ठीक है। 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। द सेम जर्नी विल टेक 1.5 आवर्स। Two persons could fit new windows in a house in 3 days. 2 लोग मिलकर नए कोई हाउस में आपके विंडोज को फिक्स कर सकते हैं 3 दिनों में। वन ऑफ द पर्सन्स फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द जॉब नाउ? तो अभी एक ही इंसान है, पहले 2 इंसान उस जॉब को 3 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, तो एक इंसान कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। सिंपल, बढ़ जाएगा, है ना। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो परसेंट्स एंड डेज 2 and 3 and 1 and x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? 2/1 इज इक्वल टू x/3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 3 दैट इज 6, ठीक है। सेम ही चीज़ है सब यहाँ पे। तो अ स्कूल हैज़ 8 periods a day and each period is of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same? Okay, अगर 8 पीरियड का मतलब आपने स्कूल के टाइमिंग्स को बढ़ाया नहीं है, स्कूल का जो टाइमिंग्स है वो सेम है, तो 8 पीरियड में हर एक पीरियड कितने का होता है? 45 मिनट्स, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स? अगर 9 पीरियड कर दिया तो आपका टाइम एक पीरियड का कम हो जाएगा या ज़्यादा? कम हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9
इंटू, लेट्स से दिस इज द लेंथ ऑफ वन पीरियड, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 45. सो x विल बी इक्वल टू 8 इंटू 45 बाई 9, 9 5 जा 45, तो ये हो गया 40. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 40. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? सो दिस विल बी 40 मिनट्स, दिस विल बी 40 मिनट्स. क्लियर है? तो 45 मिनट का पीरियड नहीं होगा, 40 मिनट का पीरियड हो जाएगा अगर भाई साहब आपका 9 पीरियड्स देखने हैं. ठीक है, टाइम एंड वर्क. ओके, टाइम एंड वर्क में कैसा होता है देखो, अगर आपका वर्क का क्वांटिटी कम करना है तो टाइम ऑफ वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक करना पड़ेगा, है ना. ठीक है, सो सपोज ए कैन फिनिश अ वर्क पीस ऑफ वर्क इन 8 days. ठीक है, देन वर्क डन बाई ए इन 1 day कितना हो जाएगा? हाँ, 1/8. ठीक है, देखो इस चीज़ को समझो, जैसे समझो ये एक बुक है. ठीक है, ये एक बुक है, आप बहुत ही स्लो पढ़ रहे हैं, समझ लो ये आपने एक बुक एक पन्ना पढ़ा 1 घंटा, दूसरा पन्ना पढ़ा 2 घंटा, ठीक है, तीसरा पन्ना पढ़ा 3 घंटा. ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे में आप कितने पन्ने पढ़ रहे हैं, तो आपका वो 1 पन्ना हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है देखो, सपोज ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, तो इन 1 day ही विल फिनिश 1/8 ऑफ द वर्क. इन 1 day इज गोइंग टू फिनिश 1/8 ऑफ द वर्क. ठीक है, सपोज बी कैन, तो ए कैन फिनिश, सपोज दैट द वर्क डन बाई ए इन 1 day इज 1/6, तो कितने दिनों में वो खत्म कर देगा उस काम को? इन 6 days. ठीक है, ही विल बेसिकली, देन द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क विल बी बेसिकली 6 days. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? सपोज द वर्क डन बाय ए इन 1 day इज 1/6, देन द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द होल वर्क इज 6 days. ठीक है, सपोज ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन n days, तो एक दिन में कितना काम करेगा? then work done by A in 1 day is 1/n. ठीक है, okay. Suppose the work done by A in 1 day is 1/6, then how many days will A take to complete the work? 6 days. ठीक है, तो then time taken by A to finish the whole work will be 6 days. ठीक है, A alone can finish a piece of work in 12 days and B alone can do it in 15 days. If both of them work it together, how much time will they take to finish it? तो आप देखो यहाँ पे in A can finish the work in कितना भाई साहब? 12 days. तो in 1 day A can finish 1/12 of the work, है कि नहीं? क्लियर है? B can finish the work in 15 days. So in 1 day B can finish 1/15 of the work. ठीक है, तो एक दिन में A और B मिलाकर कितना काम करेंगे? So in 1 day A plus B can do 1/12 plus 1/15 of the work. तो ये कितना हो जाएगा? This will be how much? ये हो गया 60, 12 5 जा 60, ये हो गया 5, 15 4 जा 60, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 9/60, 3 3 जा 9, 3 20 जा 60. ठीक है, तो इन 1 day A and B can do 3/20th of the work. ठीक है, so therefore they can complete the work in 20/3 days together. ठीक है, so that will be how much? 3 6 जा 18, 6 2/3 days. ठीक है, they can complete the works in 6 2/3 days. क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? So 6 2/3 days this work will be completed. A and B together can do a piece of work in 12 days while B alone can finish it in 30 days. In how many days A can alone finish the work? ठीक है, तो A and B can do a piece of work in 12 days. So in 1 day
इन वन डे, तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी कैन डू द वर्क इन 12 डेज, ठीक है। तो इन वन डे ए प्लस बी कैन डू कितना हो जाएगा बोलो, कैन डू 1/12 ऑफ द वर्क, होगा कि नहीं, ठीक है। ए प्लस बी कैन डू द वर्क इन 12 डेज, सो इन वन डे ए प्लस बी कैन डू 1/12 ऑफ द वर्क, है कि नहीं। बी अलोन कैन डू द वर्क इन 30 डेज, ठीक है। बी कैन डू द वर्क, बी कैन डू द वर्क इन 30 डेज, ठीक है। तो इन वन डे बी कैन डू 1/30th ऑफ द वर्क, है कि नहीं, क्लियर है। अभी एक दिन में a प्लस बी का कितना वर्क हो रहा है 1/12, जिसमें से b कितना कर रहा है 1/30th, ठीक है। तो a प्लस बी एक दिन में कितना कर रहे हैं भाई साहब 1/12 इन वन डे, है ना, जिसमें से b का कितना है 1/30th है। तो a का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इसको इधर ले लोगे तो ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/30, इन दोनों का एलसीएम भाई साहब कितना आ जाएगा 60, तो ये हो गया 12 5 ज़ा 60 माइनस 32 ज़ा, तो ये हो गया 2, सो दैट विल बी 3/60, 3/60 मतलब हो गया 1/20, ठीक है। सो इन वन डे a कैन डू 1/20th ऑफ द वर्क, ठीक है, क्लियर है। इन वन डे a कैन डू 1/20th ऑफ द वर्क, सो देयरफॉर a विल डू द कंप्लीट वर्क इन कितने दिन में, इन 20 डेज, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, आप पीपल समझ में आ रहा है। So I alone can finish the work in 20 days. A cistern or a water tank is connected with two types of pipes, inlet and the other one is outlet. The pipe which fills the tank is known as an inlet. The pipe which fills the tank, which empties the tank is known as an outlet, ठीक है, ओके। तो अभी भाई साहब अगर रूल 1, सपोज अ पाइप फिल्स अ टैंक इन n आवर्स, देन पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर कितना हो जाएगा 1/n, ठीक है। अगर समझ लो 6 घंटे में कोई पाइप एक टैंक को फिल कर रहा है तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा 1/6, ठीक है, 1/6, क्लियर है, ओके। सो वर्क डन बाय द इनलेट इन 1 आवर इज 1/n, ठीक है। सपोज एन आउटलेट एम्प्टीज अ फुल टैंक इन m आवर्स, अगर कोई आउटलेट पाइप है जो एक टैंक को एम्प्टी कर रहा है लेट से 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना एम्प्टी करेगा 1/8, ठीक है। देन द पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड इन 1 आवर वुड बी 1/m। इफ x and y वेरी डायरेक्टली फाइंड द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल। डायरेक्ट है भाई साहब, डायरेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, डिवीजन कांस्टेंट होगा या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे x/y विल बी कांस्टेंट, तो यहाँ पे कितना है 2.5/5, यहाँ पे कितना है बोलो, समझ लो यहाँ पे x1 है ये, ठीक है, x1/8 है, तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया आपका 5 × x1 इज इक्वल टू 8 × 2.5, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 2.5/5, तो ये हो गया 5 0.5, 8 × 0.5 कितना आ जाएगा 40, मतलब 4.0, तो ये हो गया आपका 4.0, दैट इज 4, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से हम आगे के वैल्यूज भी निकालेंगे। सो 2.5/5 ये हो गया आपका 1/2, दिस इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 1/2, सो दिस विल बी 1/2, दैट इज यहाँ पे आ गया देखो 4, ठीक है। x/24 इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया 12, 21/x ये कितना आ जाएगा 42, तो दस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 12 एंड यहाँ पे हो जाएगा 42, क्योंकि 1:2 का रेशियो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इफ x एंड y डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो अगेन डिवीजन विल बी अ कांस्टेंट, तो x/y, ठीक है, x/y कहीं पे भी उठा लो, यहाँ पे कितना है देखो 9/4.5 है, 9/4.5 मतलब कितना हो गया 2, ठीक है। इसकी वैल्यू किसकी बराबर, x1/3 के बराबर, तो 2 इज इक्वल टू x1/3, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6,
ठीक है, x1 की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 6, यहाँ पे 15/7.5, ठीक है, तो 15/7.5 की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा x1 x2 x3 x4, तो ये हो जाएगा क्या x4/13.25, तो x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 13.25, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 5 2s are 10, 2 2s are 4, 1 5, 13 2s are 26, 26.5, ठीक है। यहाँ पे आ गया देखो 26.5, तो मिसिंग एंट्रीज आर 6 and 26.5। अ कार ट्रैवल्स 432 किलोमीटर्स इन 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ फार इट वुड ट्रैवल ऑन 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पे भाई साहब आपका स्पीड है और नंबर ऑफ आवर्स है, ठीक है, तो पेट्रोल इन लीटर्स है और डिस्टेंस, ठीक है, 20, ये हो गया आपका x, वी ऑब्जर्व दैट, तो यहाँ पे आपका 48/20 इज इक्वल टू 432 इंटू एक्स, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस x विल बी इक्वल टू 180, सो द कार वुड ट्रैवल 180 किलोमीटर ऑन 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है।